स्टार्ट ऑफिस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीपी रेगुलेशन। पीपी रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम ले लो, लाइक तुम वाइवा का एग्जाम उठा लो, तुम वो उठा सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा सकते हो, तुम प्रोफेशनल एग्जाम्स उठा सकते हो, तुम अपने पेशेंट्स को भी देख सकते हो। जो पेशेंट्स भी आपस में पीपी रेगुलेशन का बहुत अच्छा खासा योगदान है। मैं क्लिनिकली रिलेट करके पढ़ाता ही हूँ, तो तुम्हें आइडिया तो लग ही जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा और बेकार का ज्ञान दे दूं। सारे का ज्ञान जिसको बेकार का लगे, लेकिन मेरे लिए तो बड़ा काम का ज्ञान है। तो ये वाला जो चीज है, ये देखो, मैंने बीपी रेगुलेशन जब पढ़े होंगे ना, तो कभी भी मैं हमेशा एक पेजेस लेके कोई नहीं होता हूँ पूरी तरीके से टैबलेट पे नोट्स बनाने के लिए। तो उनमें से बहुत लोग भी अक्वेंट अभी तक नहीं हो पाए होंगे। तो स्टिल ये तुम एक काम कर सकते हो, एक ऑल्टरनेटिव है, मैं भी करता हूँ, बहुत लोगों करते हुए मैंने देखा भी है कि तुमने पेजेस बस एक लूज पेजेस खरीद लो, ठीक है, 150 रुपए में 500 का जिस्ता आ जाता है, ठीक है। तो वो तुमने लूज पेजेस खरीद लिए, तुमने लूज पेजेस में तुमने कोई भी नोट्स बना लिए, वो नोट्स कोई भी हो सकता है। जैसे तुमने एक ऐसी क्लास तुमने अटेंड करी जिसको करने का तुम्हें मन नहीं था, तुम आधे में अपने नोट्स अटेंड करके बना लिए। तुमने ऑनलाइन कोई भी वीडियो देखा, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें उतना अच्छे से पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास पेजेस थे, तो बस तुमने कुछ चीजें उस पर लिख ली। तुम उस पर ये भी नोट्स को, ये सारे के सारे नोट्स होंगे ना, एक तरफ तुम इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो इसको तुम एक बार तुमने ये पूरे नोट्स ऐसे से बना लिए ना, जैसे मैंने पीपी रेगुलेशन में यहाँ पे नोट्स बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये नोट्स जैसे तुमने बना लिया, तो तुम उसको एक बार जब बहुत बड़ा सा हो जाए तो तुम उसको एक दिस्ता बना सकते हो, मतलब एक पूरा स्पाइरल बाइंडिंग बना करके इसका पूरा टॉपिक बना सकते हो। देखो मतलब ये मतलब मेरा सिर्फ इतने से इतना कॉपी बन चुका है मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मैंने इसमें मेडिसिन भी डाल रखी हुई है, इसमें मतलब मैंने फिजियोलॉजी भी डाल रखी हुई है, इसमें मैंने फार्मेक भी डाल रखा हुआ है, पैथोलॉजी भी डाल रखा हुआ है। तो इससे मतलब फायदा क्या हो रहा है कि मैं जो फर्स्ट ईयर से जो मेहनत कर रहा हूँ ना, तो मैं कोई भी मेहनत को जया नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी मेहनत को मतलब वो ऐसे करके पेज को फेंक नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। लव लेटर नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे को काम देगा, ठीक है। तो ये सारे मैंने एक जगह पे बाइंडिंग करा के रखी हूँ। कोई भी नया पॉइंट मिलता है मुझे, तो उससे बहुत ज्यादा यूटिलिटी फील होती है जब मैं उसको वापस से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये चीज तुम भी कर सकते हो। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व है इसमें। ये केमिकल्स जो वेजो कंस्ट्रक्टर होंगे, जो कि बीपी को बढ़ाएंगे, ठीक है, वो उनका नाम आएगा यहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्टर के तौर पे। और ऑफकोर्स तुम्हें मालूम है कि वेजो प्रेशर के नाम पे ही चुका हुआ है कि वैसे उसको प्रेस करेगा और बीपी को बढ़ाएगा। और नॉर एड्रेनलिन हमें मालूम है कि सिंपैथेटिक सिस्टम को सिंपैथेटिक सिस्टम का ही मैसेंजर है। सिंपैथेटिक में जो मैसेंजर आता है वो तुम्हारा होता है एसिटाइलकोलिन ना, एसिटाइलकोलिन, ये पैरासिम्पैथेटिक में आता है। तो सिंपैथेटिक के लिए नर्वेनेक्स में हमारे को मिलता है नॉर एड्रेनलिन, और नॉर एड्रेनलिन से बीपी बढ़ता है। और फिर आता है एंजियोटेंसिन हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी में, तो उसमें पता चल जाएगा कि ये बीपी को बढ़ाता है। कभी भी जब जीएफआर कम हो रहा होता है, कि तब जाके जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेटाइटिस होता है वो रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है, रास सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन वाला चीज, और वहां से बीपी को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो वो तो एक चीज ध्यान देना पड़ेगा जिसका नाम है एंडोथेलिन। एंडोथेलिन बीपी रेगुलेशन में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एंडोथेलिन सबसे मोस्ट लोकल मिलने वाला मोस्ट पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर। तो इसमें क्या होता है ना, रिसेप्टर्स इसके होते हैं 81 और 82, जो कि ऑफकोर्स वेसोकंस्ट्रिक्टर की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है 82B, ठीक है। 82B का अगर तुम देख पा रहे हो स्क्रीन की तरफ, तो ये 82B है। 82B जो है वो वेसोडायलेशन कराता है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। बस लास्ट में हम लोग आते हैं यूरोटेंसिन जो कि सर्कुलेटरी मोस्ट पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर होता है। मैंने बताया मोस्ट पोटेंट अगर वेजो कंस्ट्रक्टर बोलेगा लोकली तो वो है एंडोथेलिन, और सर्कुलेटरी है यूरोटेंसिन। दोनों ऑप्शन में आ जाएगा तो क्या करोगे, ठीक है, दोनों ऑप्शन में आ जाएगा तो एंडोथेलिन को टिक करोगे। तो जो मोस्ट कॉमनली जो वेजो डायलेटर होता है हमारे बॉडी में वो हाइपोक्सिया ही है। लेकिन मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कि एक ऐसी जगह बता दो जहां पे हाइपोक्सिया की वजह से वेजो डायलेशन नहीं होता, वेजो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तुम्हारा आंसर क्या होगा? लंग्स। यस, लंग्स के जो स्मूथ मसल वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होता, हाइपोक्सिया की वजह से वेजो डायलेशन नहीं होता, वहां पे वेजो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऑलरेडी कमी हो रखा हुआ है, ठीक है। वेजो डायलेटेड रहेगा पूरी लंग्स के मतलब वेसल्स, बेसिकली क्या होगा, वो ऑक्सीजन का लॉस और करा देगा, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लंग्स वेजो कंस्ट्रक्शन में जा रहा होता है CO2H+ और लैक्टिक एसिड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कोई भी बॉडी में एसिड को प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम है, वहां पे तो वो कराएगा वेसोडाइलेशन। CO2 के बारे में चीज याद रखो, तो CO2 जो लोकल तो वेसोडाइलेशन का इफेक्ट दिखाता है, लेकिन सिस्टमिक फॉर्म में अगर तुम देखो तो वेजो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब ये जो उसके बाद आते हैं हम लोग एडेनोसिन को मैं थोड़ा सा ज्यादा तुमको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एडेनोसिन एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है PSVD, ठीक है। तुमने नाम अभी नहीं सुना होगा तो सेकंड ईयर पारा में तो तुम सुन ही लोगे और बार बार ही सुनोगे, ठीक है। जिसका नाम होता है पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, पेशेंट को एडेनोसिन देते हैं, ठीक है। उसकी टैकीकार्डिया, उसका मतलब हार्ट रेट कम हो जाएगा, उसका जो बीपी जो बहुत ज्यादा हो रहा होगा बीपी भी फॉल हो जाता है, तो डांस जानने को चाहिए। लेकिन एडेनोसिन से पहले तो करते हैं कैरोटिड साइनस मसाज,
मैं मेडिसिन के डोमेन में थोड़ा सा जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स मेडिसिन और फिजियोलॉजी में कोई क्लियर डिमार्केशन हो रही है। देखते हैं बीपी रेगुलेशन में देखो, मैंने एक और नया पीडीएफ खोल लिया। अभी और से पढ़ा होगा, कुछ और मैंने पढ़ा होगा नोट्स की किसी और टीचर का, किसी और वीडियो, किसी और लेक्चर्स का जो कि मैंने कभी अटेंड करा होगा। मैंने वो वीडियो मतलब वो उसके पीडीएफ बना करके मैंने इसका फोटो खींचा और मतलब मैंने अपने पीडीएफ को कन्वर्ट करके अभी मैं तुम्हारे को यहाँ पे जो तुम देख पा रहे हो, मैंने ऑफकोर्स किसको कास्ट करा है। जो मैंने जो पढ़ाई करी थी, मुझे आज भी उसका मतलब मैं उसका फ्रूट्स को अभी भी मैं खा रहा हूँ। लगेगा तुम अगर जब फर्स्ट ईयर में जो तुमने बीपी रेगुलेशन पढ़ रखा होगा, जब तुम फाइनल ईयर में पीएचवीटी पढ़ोगे तो बीपी रेगुलेशन थोड़ा तो जानना ही पड़ेगा। अरे नहीं होगा तो भी नेक्स्ट के एग्जाम में तो तुम्हें जानना ही पड़ेगा। फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर सारे चीजों के सब्जेक्ट, ठीक है। तो तुम सारे के सारे को चीजों को डिजिटलाइज करो। तुम डिजिटलाइज नहीं करोगे, तुमको मालूम चलेगा कि तुम क्राउड में बहुत लोगों से पीछे हटते जा रहे हो। जो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं वो लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। अगर तुम्हें मतलब मेरी ये सारी पहल अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि मतलब बहुत ही मेहनत लगती है और ये सारी टेक्निक्स कोई बताता नहीं। तुम्हें मालूम है एमबीबीएस बहुत प्रोफेशनल कोर्स है, कोई यहाँ पे एक दूसरे का भला नहीं चाहता। अगर कोई भला चाह रहा है तो तुम उसके वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। नहीं कर रहे हो तो मतलब एक्सटर्नल तुम्हारे एग्जाम में आएगा और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो कि उसने आज ही सुबह जाके किसी फॉरेन ऑथर की बुक से पढ़ा हुआ है और उसको उसके आंसर खुद भी नहीं मालूम है, लेकिन उससे तुमसे पूछेगा और तुम्हारी बेइज्जती करेगा। ये श्राप है तुमको। तुम करो, सब्सक्राइब करो। बीपी रेगुलेशन देखो यार, दो चीजों पे काम करता है। बीपी का जो फॉर्मूला भी होता है वो कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे, वो तुम्हारे सिस्टोलिक बीपी को मेजर कराने में हेल्प करता है। उसका रिप्रेजेंटेशन ही सिस्टोलिक बीपी का वो होता है कार्डियक आउटपुट के थ्रू। और फिर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डायस्टोलिक बीपी है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का बीपी अगर 140/100 है तो 140 उसका मतलब कार्डियक आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 100 वो नीचे वाला जो 100 है उसके टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिस्टोलिक बीपी है वो ऑफकोर्स सिर्फ तुम्हारे स्ट्रोक वॉल्यूम पे और हार्ट रेट पे डिपेंड करता है। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है फर्दर वो प्री लोड पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे और आफ्टर लोड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? प्री लोड पे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे और आफ्टर लोड पे। स्ट्रोक वॉल्यूम का जो प्री लोड है, प्री लोड का मतलब क्या होता है लिख रखा हुआ है मैंने छोटी छोटी और गंदी हैंडराइटिंग में। अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वेंट्रिकल जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको एंडास्टोलिक वॉल्यूम भी कहता है या फिर एंडास्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। और देखो कॉन्ट्रैक्टिलिटी तुम्हें मालूम है कि कितनी क्षमता से के साथ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर डिजिटैलिस नाम का एक ड्रग होता है, एक ड्रग है जिसका नाम है डिजिटैलिस, ठीक है, अगर वो तुम देते हो तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कब घट जाती है, कौन सी बीमारी में घट जाती है? तुम्हें मालूम है, सबको मालूम है। ये वाला तो इस बीमारी के बिना तो कोई इलाज ही नहीं, कोई उपचार ही नहीं, कोई इमरजेंसी ही नहीं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। प्री लोड की बात कर रहे हैं। प्री लोड देखो डिपेंड करता है तुम्हारे वीनस रिटर्न पे, ठीक है, वीनस रिटर्न पे डिपेंड करता है। वीनस रिटर्न वही चीज है जो कि डिपेंड करती है राइट एट्रियल प्रेशर। राइट एट्रिया पे प्रेशर पड़ रहा है, राइट एट्रिया पे प्रेशर पड़ेगा तो वो तुम्हारे को ज्यादा से ज्यादा वीनस रिटर्न को लेकर के आएगा। फिर किस चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है वीनोमोटर टोन पे और ब्लड के वॉल्यूम पे। ये देखो, अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, तो वीनोमोटर टोन बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि तुम्हारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, जो वेसल्स पे जो मोटर का एक टोन है वो भी तो बढ़ेगा ना, थोड़ा सा तो इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा? वीनस रिटर्न बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा? ईडीवी बढ़ेगा। ईडीवी में क्या होता है? एंडास्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। ईडीवी बढ़ जाएगा तो उसके बाद क्या है मालूम है तुम्हें? ईडीवी बढ़ जाने के बाद क्या है? ईडीवी बढ़ गया तो प्रीलोड बढ़ गया, ठीक है। प्रीलोड बढ़ गया, ये वाला चीज प्रीलोड बढ़ गया। अगर प्रीलोड बढ़ गया तो बीपी बढ़ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये सेम चीज है, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के बाद क्या होगा? मेरे साथ साथ बोलते रहो, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में तुम चार्ज करते रहो, बहुत एनर्जी के साथ तुम्हारे को बैठना पड़ेगा। वो जो एक वीडियो आता है ना घास उसर वाला, ठीक है, तो उस लेवल में तो मैं नहीं जा सकता, ठीक है। यू नीड टू हैव सम कोकीन और या फिर समथिंग, तो कुछ स्टिमुलेंट चाहिए तुमको वैसा परफॉर्म करने के लिए। भांग वांग खा के आना ही पड़ेगा, बट स्टिल आई नीड टू मेंटेन दैट एनर्जी लेवल। मैं बोल रहा हूँ बीपी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो वीनोमोटर टोन बढ़ेगा। वीनोमोटर टोन बढ़ेगा तो राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा। फिर आएगा वीनस रिटर्न बढ़ेगा। वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो एंडास्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर एंडास्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रीलोड बढ़ जाएगा। फिर प्रीलोड बढ़ जाएगा तो मालूम है स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। ऐसे रैप करते हैं ना, तुमको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। मजा आता है ये सब चीजों का भी, एक मजा एक हैंग है। मतलब तुमको बस देखना है कि तुमको कब डोपामिन मिलना शुरू हो रहा है। तुमको जिस टाइम पे डोपामिन मिलना शुरू हो जाएगा तुमको नशा हो जाएगा पढ़ाई का। फिर एक होता है फिलिंग टाइम। फिलिंग टाइम देखो क्या है? फिलिंग टाइम तुम्हारा भी और या फिर डायस्टोलिक इंटरवल। अगर मान लो फिलिंग ऑफकोर्स उसके वॉल्यूम पे डायस्टोलिक वॉल्यूम वगैरह पे तो फर्क आए। देखो दो चीजें वॉल्यूम होती है, मतलब ये वाला चीज तुम्हारे गाइडर में ये तुम्हारे बर्न एंड लेवी की चीज जो किताब है उसमें मेंशन कर रखा हुआ है। एक होता है स्ट्रेस वॉल्यूम और होता है अनस्ट्रेस वॉल्यूम।
ठीक है। तो जो आर्टेरियल एंड वाला जो साइड है ना, आर्टेरियल एंड वाला जो साइड है, ठीक है, उसके वॉल्यूम को कहते हैं हम लोग स्ट्रेच वॉल्यूम। ठीक है, वो जस्ट 1 लीटर का होता है, और ज्यादा से ज्यादा मतलब जो ब्लड होता है वीनस एंड में रहता है वो कहलाता है अनस्ट्रेच वॉल्यूम, जो कि 4 लीटर का होता है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम अगर हमने 5 लीटर मान के रखा है ब्लड में, तो 80% जो ब्लड होगा वो अनस्ट्रेच वॉल्यूम होगा, वेन्स के पास होगा। ठीक है, इसलिए इसको वेन्स को क्या कहते हैं, रिजर्वर ऑफ ब्लड भी तो कहते हैं। ठीक है, और आर्टेरियल साइड में सिर्फ 20% ही रहता है। तो आर्टेरियल, अगर आर्टेरियल कंस्ट्रक्शन तुम कराते हो तो बीपी बढ़ता है। ठीक है, और वेनो कंस्ट्रक्शन भी कराते हो तो स्ट्रेस वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर तुमने वेन का कंस्ट्रक्शन कराया, ठीक है, तो सारा का सारा जो ब्लड होगा वो आर्टेरियल साइड में घुसने लग जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेस वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, और स्ट्रेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। ठीक है, और आर्टेरियल और आर्टरीज का भी कॉन्ट्रैक्शन कराओगे तो यहाँ पे स्ट्रेस वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर शुरू करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ इसके पहले मैंने जो बताया थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बता के रखे थे, वो तुम्हारे को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट है, प्रीलोड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, ये राइट एट्रियल प्रेशर, ये सारी चीजें। अब हम लोग एग्जैक्ट मैकेनिज्म पे आते हैं जो कि तुम्हारे को पेपर में लिखना है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एक चीज है, हार्ट है, हार्ट है, फिर यहाँ पे तुम्हारी कैरोटिड आर्टरी जा रही है। ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी तुम्हारे आईसी और ईसीए में बाइफरकेट करती है। उसके पहले कैरोटिड साइनस बनता है। ठीक है, एक कैरोटिड साइनस बनेगा। एक कैरोटिड साइनस की तरफ एक कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स या फिर पैरो रिसेप्टर्स उसका नाम लिया गया है। तो पैरो रिसेप्टर्स पुराना नाम है, लेकिन अभी इसको लोग स्ट्रेच रिसेप्टर्स ही कहते हैं, क्योंकि वो जब स्ट्रेचिंग हो रही होती है ना, तो यहाँ पे देखो अगर तो कभी भी अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ना तो स्ट्रेचिंग होगी, तो जो स्मूथ मसल्स है ना आर्टेरियोल्स में, तो उनके पास होते हैं कुछ सोडियम चैनल्स। जैसे अगर स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग होने का मतलब है यहाँ पे जो उसके जो सोडियम चैनल्स है ना वो और ज्यादा खुल जाएंगे और सोडियम का इन्फ्लक्स और ज्यादा होगा। ठीक है, तो दैट विल लीड इन वेसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने बना के भी रखा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है तो स्ट्रेच बढ़ा हुआ है। ठीक है, सोडियम चैनल्स घुसे तो सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला चीज होता है। तो यहाँ पे कैरोटिड साइनस के पास स्ट्रेच रिसेप्टर्स मिलते हैं, बैरो रिसेप्टर्स मिलता है। उनका जो सिग्नलिंग है ना वो कभी भी हमारे को हमारा सारा चीजों को कंट्रोल करेगा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का कौन सा हिस्से को मतलब बीपी कौन सा हिस्सा ब्रेन का कंट्रोल करेगा, मेडुला। ठीक है, तो मेडुला में 4 चीजें हैं जो तुम्हें नाम, 4 चीजों का नाम पता होना चाहिए। एक जो नाम है वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस सा नाम है, जिसका नाम है न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, बड़ा ही सीधा सा नाम है। इसके अंदर 3 नर्व्स आती हैं। ठीक है, 3 नर्व्स आती हैं, नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटेरियस। लिख के देता हूँ भाई। ठीक है, ये एन का मतलब होता है इसमें 9 वाली क्रेनियल नर्व आएगी, टी का मतलब होता है 10 वाली आएगी, और एस का मतलब होता है 7 वाली आएगी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को 9 और 10 से ही मतलब है। ये जो कैरोटिड साइनस के पास जो एफरेंट लेकर के आ रहा है, ठीक है, जो कि मेडुला में जाएगा, यहाँ पे ये मान लो कि मैंने मेडुला बना कर रखा है, तो जो मेडुला के पास जाएगा वो है 9th क्रेनियल नर्व वाला। ठीक है, और जो एक और पैरोरिसेप्टर्स मिलता है, कहाँ पे मिलता है, वो आउटिक आर्चेस पे मिलता है। आउटिक आर्चेस यानी कि 10th क्रेनियल नर्व वाले के पास। ठीक है, तो 10th क्रेनियल नर्व अपना वेगस है। ठीक है, वेगस पे उसके पास लेकर के जाता है, मेडुला के पास लेके जाता है। अगर कैरोटिड साइनस से अगर कोई एफरेंट आ रहा है तो दैट विल बी कैरिड बाई क्रेनियल नर्व नंबर 9। ठीक है, और 10 कौन सा लेकर कहां से लेकर के आएगा, आउटिक आर्चेस से लेकर के आएगा। ठीक है, अभी एक चीज समझो। ठीक है, हमारे को 3 नाम याद रखने पड़ेंगे और। ठीक है, पहला नाम तो हम लोगों ने याद रख लिया, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटेरियस। दूसरा नाम हम लोग याद रखेंगे सीआईसी, तीसरा नाम हम लोग याद रखेंगे सीएसी, और चौथा नाम लोग याद रखेंगे वीएमसी। ठीक है, सीआईसी का फुल फॉर्म होता है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, सीएसी का मतलब होता है कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर, और होता है वीएमसी का मतलब होता है वेजो मोटर सेंटर। ठीक है, अब ये सारे देखो सारे नर्व आ गए। ठीक है, नर्व आए यहाँ पे 9 या 10 वाले आ गए, 9 वाले आ गए, और या फिर 10 वाला आ गया। ठीक है, तो वो बॉडी में सेंस करेंगे कि मतलब प्रेशर कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, उस हिसाब से एंटीएस को एक्टिवेट करेंगे या फिर डीएक्टिवेट करेंगे, और एंटीएस फर्दर इन लोगों पे अपना एक्शन दिखाएगा, इन तीनों पे। समझ रहे हो, एंटीएस इज द फादर ऑफ द फैमिली। ठीक है, जो कि बीपी को रेगुलेशन हो रहा है, उसके 3 बच्चे। ठीक है, सीआईसी, सीएसी और बीएमसी। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कि मतलब कि कब बीपी हाई हो रहा है तो वो उस हिसाब से सीआईसी को एक्टिवेट करेगा, सीएसी को एक्टिवेट करेगा, या फिर बीएमसी को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, किसी को डीएक्टिवेट करेगा, किसी को डीएक्टिवेट करेगा, तो हमको फंक्शन देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। अब मान लो कि एक जगह पे बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, किसी पेशेंट का बीपी बढ़ रहा है। ठीक है, तुम सोच रहे हो कि यार इतना लंबा लंबा वीडियो होता जा रहा है, मैं इंस्टाग्राम की रील्स नहीं देख पा रहा, तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है। ठीक है, तुम्हारे को स्ट्रेस हो रहा है, तुम्हारे बीपी बढ़ रहा है। ठीक है, हालांकि बढ़ना तो नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टिल तुम्हारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे को
जैसे तुम्हारा बीपी बढ़ना शुरू हुआ तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने स्ट्रेच कर लिया, ठीक है, स्ट्रेच को फील कर लिया, मैंने बताया भी था स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो भी आएंगे वो बीपी का इंक्रीज बीपी को फील कर लेंगे, स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है, ताकि वो सोडियम का इनफ्लक्स और ज्यादा करने लग जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल एक जनरेट होगा, ठीक है। क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल भी तो जनरेट होता है ना, हमने कमाओ यार, तुम्हें मालूम है 11th-12th में तुमने पढ़ रखा हो, तुम भूले कुछ भी नहीं हो, ठीक है। यू नीड दैट क्या कहते हैं, रिमाइंडिंग, ठीक है। सोडियम का इनफ्लक्स, एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आ गई तो वो जाएगा मेडुला के पास, ठीक है, वो मेडुला के पास जाएगा, मेडुला के पास जाएगा तो फिर वो देखो जहाँ पे बना के रखा हुआ मेडुला के पास कहाँ जाएगा भाई, बाप कौन है मेडुला में, ठीक है, मैं बाप है हमारा एनडीएस, एनडीएस का नाम क्या है, न्यूक्लियस ऑफ प्रैक्टिस सॉलिटेरियस। कौन कौन से नाम आते हैं इसके पास बताओ डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी से बताओ, 9, 10 और 7, ठीक है, चलो ठीक है। तो एनडीएस के पास आ गया, एनडीएस सब क्या करता है ना, ये सीआईसी को एक्टिवेट करता है, प्लस का मतलब है कि स्टिमुलेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, और सीएसी को वो इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। इनहिबिट मतलब ये माइनस साइन से मैंने डिनोट करके रखा हुआ है। अब ये एनडीएस क्या करता है ना, टेक्निकली अगर ये आ गया तो ये हार्ट रेट को कम करेगा, ठीक है। अगर एनटीएस एक्टिवेट हो गया याद रखो तो हार्ट रेट को कम करेगा। अब वो सीएसी को इनहिबिट कर रहा है और सीआईसी को स्टिमुलेट कर रहा है। सीआईसी का मतलब क्या था, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, ठीक है। अब तुम खुद सोचो ना, तुमने स्टिमुलस किस चीज का दिया हुआ, हाई बीपी का दिया हुआ, ठीक है, हाई बीपी का ही तो दिया था, हाई बीपी की वजह से स्ट्रेचिंग हो रही थी, ठीक है, हाई बीपी की वजह से स्ट्रेचिंग हो रही थी, ठीक है, फिर सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा था, फिर वो तुमने याद किया कि सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो फिर फायरिंग होगी, लोकल पोटेंशियल होगा, फलाना ढिमकाना, बहुत ना जाने क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। जो ये सारी चीजें होंगी उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। एक्शन पोटेंशियल गया मेडुला के पास, मेडुला के पास वो गया बाप को एक्टिवेट करना, दैट इज न्यूक्लियस फैक्टर सॉलिडेरियस। बाप का मेन काम क्या है कि हार्ट रेट को कम करेगा, साथ ही साथ और क्या क्या काम हो सकता है कि ये सीआईसी को एक्टिवेट करेगा। सीआईसी है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, बस काम हो गया हमारा। बीपी बढ़ रहा था, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर अब एक्टिवेट होगा, अब बीपी घटेगा। लेकिन कैसे घटेगा, कि सीआईसी क्या करने वाला है, तो सीआईसी क्या करेगा, वो अपने वेगस को भेजेगा, ठीक है, एसे नोड के पास, ठीक है, एसे नोड जानते हो तुम, ठीक है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है, राइट एट्रियम के ऊपर वाले जगह पे मिला था, याद है ना, ठीक है। तो एसे नोड के पास जाकर के वो एसिटाइल कोलिन का काम करवाएगा, मतलब एसिटाइल कोलिन को भेजना, मैंने तुमको पहले ही अभी कुछ देर पहले ही बताया था। एसिटाइल कोलिन किसके नर्व एंडिंग्स में आ रहा था, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि वेगस वाला जो काम ही है, नाम से भी पता चलता है, वेगस तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को ही लेकर के जाता है। तो जैसे एसिटाइल कोलिन आएगा, यहाँ पे एक प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे को अगर तुम सीए का एग्जाम दे रहे हो या फिर तुम ऑनर्स के लिए तुम एम कर रहे हो तो मालूम होना चाहिए, एसिटाइल कोलिन वहां पे जीआई के प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। जीआई मतलब जी इनहिबिटरी प्रोटीन, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है, उसके बहुत सारे अलग अलग ही मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, आई होता है, एस होता है, ठीक है। और तो इनहिबिटरी प्रोटीन को इसने एक्टिवेट कर दिया और फाइनली इसने और फर्दर हार्ट रेट को कम कर दिया, ठीक है। फर्दर हार्ट रेट को कम करेगा, थोड़ा थोड़ा देर बाद के मतलब वो होने लगेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी घटना शुरू होगा और फिर बीपी भी घटना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ, एनटीएस ने हमने पहला चीज देख लिया कि सीआईसी को उसने एक्टिवेट करा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी, क्योंकि वेगस के थ्रू आ रहा था, ठीक है। और देखो जो सीआईसी है ना, दैट लाइज इन न्यूक्लियस एम्बिगुअस, न्यूक्लियस एम्बिगुअस के अंदर मिलता है, वो एनटीएस को एक्टिवेट, एंटीएस उसको जाके एक्टिवेट करता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस अलग है, ठीक है। अब देखो एनटीएस ने मतलब अगर एसिटाइल कोलिन भेजा है, फिर वेगस के नर्व एंडिंग्स इसने सीआईसी को एक्टिवेट करा, ठीक है। इट विल नाउ डीएक्टिवेट, इट विल नाउ इनहिबिट सीएसी, सीएसी को इनहिबिट करने के लिए क्या भेजेगा, यहाँ पे देखो नाम लिख भी रखा हुआ है, ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स, ग्लूटामेट के मॉलिक्यूल्स को भेजेगा, ठीक है। तो अब जो सीएसी को इसने क्या कर दिया, इनहिबिट करेगा कि स्टिमुलेट करेगा, ऑफ कोर्स ग्लूटामेट तो यार इनहिबिटरी है, ये तो इनहिबिट करेगा, तो इनहिबिटरी जो सिंपैथेटिक फाइबर से उसको इसने इनहिबिट कर दिया। अब देखो जो सीएसी था, सीएसी कार्डियो एक्सीलरेटिंग सेंटर, इसके डिसेंडिंग फाइबर्स आते थे, वो लैटरल हॉर्न को जाते थे, ठीक है, ये लैटरल हॉर्न को जाते थे और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के थ्रू, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के थ्रू वो सिंपैथेटिक फाइबर दिखाते थे और नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज कराते थे एसिड नोड पे, ठीक है। मैंने बताया ना, एसिड नोड के पास अगर एसिटाइल कोलिन आया तो फिर वो हार्ट रेट को कम कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर सीएसी का काम क्या था, सीएसी अगर एक्टिवेटेड रहता तो वो करता क्या, वो करता यूं कि डिसेंडिंग फाइबर्स को नीचे भेजता, डिसेंडिंग फाइबर्स लैटरल हॉर्न के थ्रू आते उतरते, ठीक है, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के रास्ते जाते और वो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स को एक्टिवेट करते, कहाँ पे, एसिड नोड के पास, एसिड नोड के पास उसने एक्टिवेट करा तो फिर अब क्या मिलेगा, ठीक है, वहां पे तो मिलेगा नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन अगर मिल गया, ठीक है, तो फिर वो तो करता क्या, एक्टिवेट करता ना हार्ट रेट को, लेकिन
यार सीएससी तो एक्टिवेटेड है ही नहीं, इसको तो एनटीएस ने तो बंद करके रखा हुआ है ना, क्योंकि हमारा प्राइमरी स्टिमुलस तो था किसका, बीपी के बढ़ जाने का था। ठीक है, तो बीपी जब भी बढ़ेगा तो सीएससी इज इनहिबिटेड। ठीक है, अगर बीपी जब घटेगा, ठीक है, तो ऑफकोर्स, ठीक है, एनटीएस भी मतलब इनएक्टिवेटेड रहेगा, सीआईसी भी इनएक्टिवेटेड रहेगा, और सीएससी ही जाकर के सारे अपने योगदान देगा ऐसे नोड में, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा और ज्यादा से ज्यादा बीपी को बढ़ाएगा। टूल आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे में देखो बोल के रखा हुआ कि एनटीएस है, एनटीएस एक्टिवेट हो गया। एनटीएस जब एक्टिवेटेड था, ठीक है, तो फिर ये जाकर के और एक्टिवेट करता है किसको, वेजो मोटर सेंटर को। ठीक है, मैंने बताया ना एनटीएस के 3 बच्चे हैं, ठीक है, सीएससी, सीआईसी और वीएमसी। तो तीसरा बच्चा वीएमसी, वीएमसी को इसने एक्टिवेट कर दिया। अब देखो वीएमसी क्या करता है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करता है। ठीक है, वीएमसी का नॉर्मल काम भी यही है कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करता है, और चूंकि एनटीएस एक्टिवेटेड था, क्योंकि हाई बीपी था, तो वो और भी ज्यादा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करेगा। अब देखो सिंपैथेटिक आउटफ्लो के कम होने से कैसे कैसे बीपी को और कम किया जा सकता है। ठीक है, जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन का ही रिलीज कम हो गया, वीनस एंड में भी तो नॉरएपिनेफ्रिन आ रहा होगा ना, उसके स्मूथ मसल्स को भी तो जा रहा होगा। ठीक है, तो फिर नॉरएपिनेफ्रिन का रिडक्शन हो गया, यानी कि बीपी कम होगा। अगला क्या हो सकता है, आर्टेरियो स्मूथ मसल्स के पास भी जाके क्या करेगा, आर्टेरियो डायलेशन कर देगा, और वीनो डायलेशन तो कर ही रहा था। फिर ये कहां जाएगा, ठीक है, फिर कहां पे जाएगा, ये जाएगा एड्रेनल मेडुला के पास। एड्रेनल मेडुला के कहां जाएगा, एड्रेनल मेडुला में यार देखो, उसके एड्रेनल मेडुला में जाने के बाद उसका भी इनिबिशन करेगा। ठीक है, इनिबिशन कराएगा, तो इनिबिशन कराने के बाद वो जो एपिनेफ्रिन वहां से और कम कर देगा, फिर से एपिनेफ्रिन कम हो जाएगा। देखो तो फिर जब एट्रियो डायलेशन हो गया, वेनो डायलेशन हो चुका है, तो फिर एड्रेनल मेडुला के पास सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो पहुंचता था, ठीक है, अब वो भी नहीं पहुंचेगा। यानी कि अब एड्रेनल मेडुला के पास जाने के बाद एपिनेफ्रिन जो पहले निकल जाया करता था, अब वो नहीं निकलेगा। ये जो कंफ्यूज नहीं होना, वेजोमेटर सेंटर एड्रेनल मेडुला पे जाके एक्ट कर रहा है। ठीक है, जब तुम रेनिन मेनिन की बातें करते हो तो दैट गोज इन एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन के लिए। ठीक है, तो मेडुला में अगर काम कर रहा है तो वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है। ठीक है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो का कम होना है। ठीक है, अब देखो सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम होता है ना, तो जैक्स्ट्राग्लैंडुलर एपैरेटस भी होता है, वहां पर जाके वो जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होता है, बीटा 1 रिसेप्टर्स वो सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स ही होता है। जैसे एसिटाइलकोलिन के तो तुमने रिसेप्टर से नाम पढ़े रखा होगा, निकोटिनिक होता है, मस्कारेनिक होता है। तो अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होता है तुम्हारे उसके सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स होते हैं। फार्मा में थोड़ा अच्छा पढ़ोगे, स्टिल ठीक है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं तुम्हारे किडनी के जैक्स्ट्राग्लैंडुलर एपैरेटस के पास। तो वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो अगर कम हो चुका है तो फिर वो उसको भी डीएक्टिवेट कर देगा, तो इसके वजह से क्या होगा, रेनिन और कम आएगा। ठीक है, याद रखना रेनिन का कम आना, ठीक है, अगर वेजोमीटर सेंटर हो रहा है तो वो बीटा 1 रिसेप्टर्स की वजह से हो रहा है। एड्रेनल कॉर्टेक्स पे जाकर के एल्डोस्टेरोन का साथ कुछ लेना देना नहीं है उसका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मतलब वो जो बातें थे ना, मतलब हमारे मॉक टेस्ट वगैरह होते थे, मैंने बहुत बार गलत कर रखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों गलत हो रहा है मेरे क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो कुछ उसमें केस सिनेरियोस बता दे रहा हूँ, उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो केस सिनेरियो ये होता है कि सबसे पहले बीपी अगर बढ़ा हुआ है, तो बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो एफरेंट और पीएनएस, एफरेंट पे क्या क्या असर आएंगे, मतलब वो जो एफरेंट लेकर के आ रहे थे एनटीएस की तरफ। ठीक है, फिर पीएनएस का क्या एक्टिवेशन होगा, एसएनएस का क्या होगा, एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, पीएनएस, और हार्ट रेट पे क्या असर आएगा। ठीक है, अगर बीपी बढ़ता है, ठीक है, तो बीपी बढ़ता है तो एफरेंट क्या करेगा, एफरेंट कम करेगा, एफरेंट अपना ज्यादा बढ़ाने लग जाएगा। ठीक है, वो एनटीएस के पास ज्यादा अपना डिस्चार्ज को भेजेगा। ठीक है, पीएनएस एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि वेगास वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, एसएनएस घट जाएगा, और हार्ट रेट पे उसका कुछ खास इफेक्ट है नहीं अभी। ठीक है, लेकिन बीपी का तुम देख लो, बीपी अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो बीपी अगर बढ़ रहा है तो एफरेंट तो बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन अगर बीपी घट रहा है तो बीपी के साथ ही डायरेक्ट रिलेशन है एफरेंट का, और एफरेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है पीएनएस का। ठीक है, तो पीएनएस यहाँ पे घटेगा, फिर एसएनएस क्या होगा, एसएनएस बढ़ेगा ही घटेगा, एसएनएस भी बढ़ेगा। ये फिर कैरोटिड ऑक्लूजन होगा। अगर कैरोटिड ऑक्लूजन होता है, ठीक है, कैरोटिड ऑक्लूजन का मतलब होता है, ठीक है, तुमने कैरोटिड जो साइनस है उसको मतलब तुमने कहीं से दबा रखा हुआ है, तो दबाने के बाद क्या हो जाएगा कि जो ये बेसिकली बीपी को सेंस नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, उसको लगेगा कि बीपी बढ़ी नहीं रही है क्योंकि कैरोटिड साइनस से तो ऑक्लूजन हो रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्लूजन हो गया तो एफरेंट फिर से घटेगा, फिर पीएनएस और घटेगा, और एसएनएस बढ़ेगा। ठीक है, कैरोटिड साइनस का तो तुमने मसाज करा, मैंने बताया था पीएसवीडी वाला केस, पीएसवीडी वाले केसेस में सबसे पहले हमें कैरोटिड साइनस का मसाज करना पड़ता है ताकि ठीक है, एफरेंट का डिस्चार्ज बढ़ने लग जाए, ठीक है, पीएनएस बढ़ने लग जाए, एसएनएस घटने लग जाए, और हार्ट रेट भी घटने लग जाए। क्योंकि पेशेंट क्या लेकर के आया था, पेशेंट बहुत टैकीकार्डिया लेकर के आया हुआ था ना, बहुत। पीएसवीटी का फुल फॉर्म ही क्या है, paroxysmal supraventricular tachycardia।
तो टैकीकार्डिया को घटाना है, ठीक है, तो सबसे पहले एडेनोसिन नहीं देते, ठीक है, एडेनोसिन 6 मिलीग्राम का जो डोज होता है वो पहले नहीं देते, ठीक है, पहले हम लोग कैरोटिड साइनस का मसाज कर रहे होता है, कि मसाज करने से क्या होता है, आधी जंग तुम वहीं भेजी जाते हो। तुम देखोगे, मैंने खुद कितनी बार ही देखा है कि कैरोटिड साइनस का मसाज का टेक्निक है, अगर तुमने अच्छे से कर रखा हुआ है तो जो तुम जो पीएसवीटी में जो टैकीकार्डिया देख रहे होते हो ईसीजी के स्क्रीन में, ठीक है, वो जो मॉनिटर चल रहा होता है आईसीयू में, ठीक है, उसमें तुम देख रहे हो तो मैंने कितनी बार ही साइनस रिदम को मतलब रिवर्ट करते हुए देखा है जस्ट कैरोटिड साइनस के मसाज से। और एडेनोसिन तुम दोगे तो हो ही जाएगा, लेकिन एडेनोसिन देने से मतलब बहुत सारे और भी साइड इफेक्ट्स हैं, और जो कि तुम आईसीयू में काम करोगे तो पता चलेगा डेडली साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो हम लोग पहुंच चुके हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी में रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन एक्टिवेटिंग सिस्टम ही को कहता है, ठीक है। बस वही तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म बीपी को रेगुलेट करने में, लॉन्ग टर्म बीपी में अपना सबसे ज्यादा योगदान वही वाला सिस्टम दे रहा होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो समझ में आएगा कि सबसे पहले तुम लोग जक्स्टाग्लूमेरुलर एपरेटस पता होना चाहिए। जक्स्टाग्लूमेरुलर एपरेटस तुमको नहीं मालूम है तो मालूम कर लो कि 3 चीजों से बन के बना होता है, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियल, आने वाली आर्टेरियल का जो स्मूथ मसल्स है उसके जो सेल्स होते हैं, इनका नाम होता है कोल्केसिन, ठीक है। जो कोल्केसिन है, तो मैंने लिख भी रखा हुआ है, जो कोल्केसिन ये वाला, ठीक है, तो वो होता है एक मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स होते हैं, वो बैरोसेप्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रेस रिसेप्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, यही बीपी को सेंस करेंगे, ठीक है, यही आगे चल के रेनिन को निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो स्मूथ मसल्स है ना, स्मूथ मसल्स ऑफ द एफरेंट आर्टेरियल, दूसरा है डीसीटी की तरफ मिलने वाला मैकुला डेंसा, और फाइनली लैसिक सेल्स, ठीक है। तो 3 चीजों से बनता है जक्स्टाग्लूमेरुलर एपरेटस, मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स ऑफ द एफरेंट आर्टेरियल, दैट्स नाम है कोल्केसिन, दूसरा नाम है मैकुला डेंसा, तीसरा नाम क्या है, ठीक है, लैसिक सेल्स, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे ये एक्टिवेट हुआ, जैसे ये इसने एक्टिवेट हुआ लैसिक सेल्स वगैरह ये सारी चीजें, ये यहाँ पे एक्टिवेट हो गया रास सिस्टम, ठीक है। रास सिस्टम कैसे एक्टिवेट होगा, क्योंकि वहां पे बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर तो होता ही है, ठीक है। तो बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू वो रास सिस्टम जब एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो फिर ये रिलीज कर देगा ब्लड स्ट्रीम में रेनिन को, ठीक है। रेनिन ब्लड स्ट्रीम में उतरेगा, और हेपाटोसाइट्स, जैसे हेपाटोसाइट्स होता है ना लिवर, ठीक है, लिवर के पास रेनिन जाएगा, ठीक है। लिवर क्या करता है ना, एक इनएक्टिव एंजाइम को निकालता है, प्रो एंजाइम को निकालता है, इसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन को वो निकालते हैं, रिलीज करते हैं, तो ये रेनिन जो कि किडनी ने निकाला, ठीक है, याद रखना इस रेनिन में एक ही एन है, ठीक है। किडनी 2 है, तो इसके लिए जो रेनिन आ रहा है इसमें एक ही एन है, ठीक है। जो वो हम लोग जीआईटी वगैरह में पढ़ते हैं उसमें डबल एन आता है, ठीक है। ये जो रेनिन आया ना, तो ये जो रेनिन है यहाँ पे इसने एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 एक डेकापेप्टाइड है, इसके अंदर 10 अमीनो एसिड्स है, ठीक है। ये रीनल का परफ्यूजन जब कम हो रहा होता है, ठीक है, जब बीपी जब कम हो रहा होता है तभी ये सारी चीजें एक्टिवेट होंगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जब रीनल परफ्यूजन कम है, ठीक है, तभी जाके रेनिन एक्टिवेट होता है, तभी जाकर के हेपाटोसाइट्स में जो एंजियोटेंसिन है वो रेनिन एक्स को जाके एक्टिवेट करता है 81 में। अब ये 81 जाएगा तुम्हारे हार्ट को होते हुए तुम्हारे लंग्स के पास, ठीक है। ये हार्ट का ये राइट साइड होते हुए तुम्हारे लंग्स के पास जाएगा। तो लंग्स के पास ना एक एंडोथेलियल सेल्स मिलते हैं, लंग्स के जो एंडोथेलियल सेल्स है उनके पास होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, जो एसीई है, ठीक है, ये लंग्स में मिलता है। प्लीज ये याद रखना कि जो लंग्स के कभी कभार तुमसे वो भी पूछ लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ लंग्स बताओ, ठीक है, नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ लंग्स, ठीक है। तो इसमें तुमको पता होना चाहिए कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम इनके पास मिलता है, इनके एंडोथेलियल सेल्स के पास मिलता है, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये ऑक्टापेप्टाइड है, यानी कि इसके पास कितने अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, शाबाश 8 मिलेंगे, ठीक है। अभी 82 एक्टिवेट हो गया, 82 मतलब होता है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये फिर मेम्ब्रेन्स के पास जाएगा, सेल्स के मेम्ब्रेन्स के पास जाएगा, ठीक है। वहां पर जीक्यू प्रोटीन होगा ना, उसको एक्टिवेट करेगा। ये जीक्यू जो प्रोटीन्स होंगे उनको एक्टिवेट करने के बाद, ठीक है, ये फाइनली एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपिक सी को। और फॉस्फोलाइपिक सी का काम क्या होता है, ये जो फॉस्फोआइनोसिटोल डाइफॉस्फेट होता है, PIP2 होता है, उनको कन्वर्ट कर देता है IP3 में और DHE में। IP3 और DHE में कन्वर्ट करने के बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है और बोलता है कि भाई और ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम का रिलीज करो, ठीक है। कैल्शियम का रिलीज अगर तुम कराओगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो फिर होगा वेनस स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्यों कॉन्ट्रैक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि यार यहाँ पे तो रीनल परफ्यूजन कम हो रहा था ना, रीनल परफ्यूजन कम हो रहा था, तो वो इसी के चक्कर में वो मतलब रेनिन रिलीज हो गया। रेनिन रिलीज हो गया तो फिर वो हेपाटोसाइट्स के पास क्या, हेपाटोसाइट्स ने एंजियोटेंसिन जिनको रेनिन के पास भेजा तो रेनिन ने उसको कन्वर्ट कर दिया 82 1 क्या था,
डेकापेप्टाइड था, ठीक है। डेकापेप्टाइड वो गया लंग्स के पास, लंग्स में मिला उसको एसीई, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, वो उसको कन्वर्ट कर दिया उसको 82 में। 82 ने काम क्या करा, उसने एक्टिवेट करा फॉस्फोलाइपेज सी को, फॉस्फोलाइपेज किसके थ्रू, जीक्यू के थ्रू, जीक्यू प्रोटीन, ठीक है। तो जीक्यू प्रोटीन के थ्रू उसने फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करा। फॉस्फोलाइपेज सी अब क्या करेगा, ठीक है, वो करेगा पीआईपी2 को कन्वर्ट कर देगा डीएजी में, ठीक है, डीएजी और आईपी3 में। और आईपी3 जो आईपी3 है वो जाकर बोलेगा कि कैल्शियम का रिलीज और बढ़ाओ ताकि वैस्कुलर स्मूथ मसल्स है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है। तो 82 का काम क्या है कि वेसो कंस्ट्रक्शन करा रहा है, ठीक है। अब देखो जो रेनिन का एक्टिवेशन होता है ना वो 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो मतलब कि रीनल ब्लड फ्लो कम हो जा रहा है, ठीक है। एक तो मतलब बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को तुमने डायरेक्टली एक्टिवेशन करा दिया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। और तीसरा जो मैकुलर डेंसा है ना उनके पास अगर सोडियम अगर कम पहुंचने लगेगा, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी सोडियम अगर वो कम पहुंचेगा तो मैकुलर डेंसा सेंस कर लेता है, जो डीसीटी वाले सेल्स है, ठीक है। अगर बीपी फॉल कर रहा है तो सोडियम तो कम आएगा, तो मैकुलर डेंसा तो डीसीटी के पास उनको पता चल जाएगा कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए सोडियम ही नहीं है, तो फिर वो और रेनिन को एक्टिवेट करेगा। कि अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 के मतलब फंक्शंस एक्चुअली क्या क्या है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होता है, सबसे पहला तो होता है वेसोकंस्ट्रक्शन, ठीक है। याद रखना ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजियोटेंसिन 2 के जो फंक्शंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वेसोकंस्ट्रक्शन किससे कराएगा, आर्टरी से करा सकता है और वीनस से करा सकता है। वीनस का अगर वेसोकंस्ट्रक्शन कराएगा फिर से वही कहानी, ठीक है। वीनस रिटर्न बढ़ेगा, एंडास्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, फाइनली एसबीपी बढ़ जाएगा, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और आर्टरी कंस्ट्रक्शन तुम कराओगे तो क्या वॉल्यूम बढ़ाओगे, स्ट्रेस वॉल्यूम तुम बढ़ाओगे, जिसकी वजह से वो टीपीआर बढ़ जाएगा, टीपीआर बढ़ जाएगा तो डीबीपी बढ़ जाएगा। फिर फाइनली 82 के रिसेप्टर्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस में भी मिलते हैं, हाइपोथैलेमस यानी कि सीएनएस में भी मिलते हैं, वो जाकर के थर्ड सेंटर को भी एक्टिवेट कर देता है। तो पानी इंसान ज्यादा पीने लग जाता है क्योंकि बीपी फॉल कर रहा है, ठीक है, तो वो पानी ज्यादा पिएगा तो उसका बीपी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ने के चांसेस है, ठीक है। फिर 82 के रिसेप्टर्स और कहां पे मिलता है, सिंपैथेटिक नर्व इंडेक्स में मिलता है। सिंपैथेटिक नर्व इंडेक्स में भी एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन और रिलीज होता है, ठीक है। अब फिर फाइनली आता है रिसेप्टर्स जो कॉर्टिकल एरियाज में होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड के। एड्रेनल ग्लैंड के अभी तक मैंने मेडुला बताया इसके पहले नॉरएपिनेफ्रिन के लिए। अब मैं बता रहा हूँ कि रिसेप्टर जो कि कॉर्टिकल एरिया में मिलेंगे, यानी कि अब आएगा एल्डोस्टेरोन नाम का, ठीक है। लेकिन एल्डोस्टेरोन से पहले मैं एक और चीज बता दूं कि इफरेंट आर्टेरियल के भी स्मूथ मसल्स में भी 82 के रिसेप्टर्स हैं, इफरेंट आर्टेरियल के भी स्मूथ मसल्स के में भी 82 के रिसेप्टर्स हैं। और सोडियम प्रोटॉन काउंटर ट्रांसपोर्ट जो होता है पीसीटी में जो सोडियम का जो काउंटर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है प्रोटॉन का, तो उसमें भी 82 के रिसेप्टर्स है, ठीक है। विल डिस्कस दैट ऑल्सो, ठीक है। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एल्डोस्टेरोन का जब रिलीज हो गया, ठीक है, कैसे हुआ, क्योंकि 82 के रिसेप्टर्स हमने अभी पढ़ा ना, 82 के रिसेप्टर्स यहाँ पे भी थे कॉर्टिकल एरियाज में, कॉर्टिकल एरियाज में मिल रहे थे, एड्रेनल ग्लैंड में मिल रहे थे, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज हो गया यहाँ पे। अब ये एल्डोस्टेरोन जाएगा न्यूक्लियस के पास, तो यहाँ पे जो डीसीटीज है, डीसीटीज के पास मिलता है पी सेल, जिसका नाम है पी सेल। पी सेल के न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा एल्डोस्टेरोन और वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब वो आगे तक एक प्रोटीन बनाने वाला है। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तीन तरीके के चैनल्स को एक्टिव बनाता है, ठीक है, 3 तरीके के चैनल्स को बनाता है। पहला कौन सा चैनल बनाएगा, वो बनाएगा सोडियम चैनल, ठीक है। सोडियम चैनल को रखेगा वो लुमिनल साइड में। दूसरा बनाएगा पोटेशियम चैनल, तीसरा बनाएगा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, ठीक है। तुम अगर ऑर्डर देखोगे तो सबसे पहले तो वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को बनाता है, फिर दूसरा बनाता है सोडियम चैनल को, तीसरा बनाता है पोटेशियम चैनल को, ठीक है। जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस होता है वो बेसोलेटरल साइड में होता है, बेसोलेटरल साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में होता है। चलो ये डायग्राम हम देख लेते हैं एक बार। तो अगर ये मान लो कि ये डीसीटी है, डीसीटी का ये पी सेल है, ठीक है, पी सेल है डीसीटी का। तो ये जो बेसोलेटरल साइड में मैंने बना दिया सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा सोडियम को अंदर लेगा, ठीक है, लेगा ना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सोडियम को अगर अंदर लेगा, पोटेशियम को बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो अब ये जो सोडियम होगा, यहाँ पे इसने दूसरा मतलब एक और क्या चैनल बनाया था, यहाँ पे इसने दूसरा सोडियम चैनल भी तो एक्स्ट्रा बना रखे थे ना, और उसको भेजा था लुमिनल साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है, उसको वो लुमिनल साइड वाले जो सोडियम जो चैनल थे उसके थ्रू वो रीएब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ब्लड में वापस से डाल देगा, ठीक है। और फिर फाइनली जो सोडियम चैनल्स और से और इसने बना के रखे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोडियम जो भी अंदर आ रहा है, जो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू अंदर आ रहा है, तो उसको अंदर तो बचाते जाएगा, सोडियम को बचाते जाएगा। इवेंचुअली सोडियम ज्यादा तो पानी ज्यादा, पानी ज्यादा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब भी मतलब ये एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, जब भी एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होता है तो पोटेशियम की जो संख्या होती है ना वो यूरिन में बढ़ जाती है, ठीक है। पोटेशियम बहुत ज्यादा रिलीज होने लग जाता है, पोटेशियम बहुत ज्यादा होने लग जाता है, तो यूरिन विल बी, ठीक है, लेस इन सोडियम, लेस इन पानी, ठीक है, बट मोर इन पोटेशियम, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि अब तो सोडियम को तुम रीएब्सॉर्ब करा रहे हो, तो यूरिन में सोडियम की संख्या कम हो जाएगी,
पानी की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाना ही है, ठीक है। तो सोडियम अगर बचा रहे हो तो पानी बचेगा। तीसरा, पोटेशियम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर फाइनली अपन लोग देख लेते हैं इंटरमीडिएट रेगुलेशन ऑफ बीपी। इंटरमीडिएट रेगुलेशन ऑफ बीपी में क्या होता है ना, जब अगर 5 से 10% अगर ब्लड लॉस हो रहा है तभी मतलब इंटरमीडिएट रेगुलेशन ऑफ बीपी तुम्हारे एक्टिवेट हो जाएंगे। उसमें मतलब सबसे पहला जो रोल होता है एडीएच का होता है और फर्स्ट का होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एडीएच अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। सर्कुलेटरी शॉक वाले कंडीशन में तुम्हारे एडीएच एक्टिवेट हो जाते हैं और इंटरमीडिएट रेगुलेशन ऑफ बीपी हो होता है। दूसरा मैकेनिज्म है कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट। जब बीपी बढ़ रहा होता है तो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसके वजह से फ्लूइड का शिफ्ट होगा और फ्लूइड का रिटेंशन थोड़ा कम हो जाएगा, ये अगर तुम्हारा बीपी एक्टिवेटेड है तो। ये अब तुम लोग बात करते हैं एट्रियल नाइट्रोलिटिक फैक्टर या फिर एट्रियल नाइट्रोलिटिक पेप्टाइड, ठीक है। अगर बीपी अगर ज्यादा होगा तो वेनस रिटर्न बढ़ेगा और वेनस रिटर्न ज्यादा होगा तो एट्रियल पर थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा और एएनपी रिलीज होगा। अब उसकी वजह से नाइट्रोयूरेसिस होता है, डाययूरेसिस होता है, जिसकी वजह से अब बीपी कम हो जाएगा। तो ये होता है इंटरमीडिएट रेगुलेशन ऑफ बीपी, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हमने ऑलरेडी पढ़ी रखा होगा कि रास होता है, मैं कुछ और फैक्ट्स बता देता हूँ, फिर मैं कीमोरिसेप्टर्स को भी एक बार बता देता हूँ। कुछ और फैक्ट्स में पहले मैं रैंडम फैक्ट्स में बाद में आता हूँ, पहले मैं कीमोरिसेप्टर्स को ही बता देता हूँ। कीमोरिसेप्टर्स में देखो क्या होता है, जब 60 mm ऑफ एचजी से अगर कम हो जाता है, अगर एक रेंज मान के रखो, कैनन में लेकर रखोगे 40 to 80 mm ऑफ एचजी में के रेंज में कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, ब्लड फ्लो टू द कैरोटिड बॉडी को वो कम कर देता है, ठीक है। अगर ये कीमोरिसेप्टर्स अगर एक्टिवेट हुए हैं, ठीक है, एक्टिवेट अभी नहीं हुए, ठीक है। बेसिकली जब 60 mm ऑफ एचजी से बीपी कम हो जा रहा है तो ब्लड फ्लो टू द कैरोटिड बॉडी तो कम हो गया, ठीक है। अब तो फिर फाइनली क्या होगा, हाइपोक्सिया उसको सेंस करेगा हाइपोक्सिया के थ्रू और फिर तो 9th और 10th क्रेनियल नर्व एक्टिवेट हो जाएंगे, बीएफसी के पास जाएंगे और रेस्पिरेटरी सेंटर्स के पास जाएंगे, जो कि दोनों के दोनों मेडुला में, और फिर उसके हिसाब से वो एक्टिवेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगर बीपी अगर 30 से कम हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आजकल, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी है, मतलब तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। इसका नाम होता है सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स, CIR, ठीक है। जब बीपी एकदम 30 से कम हो जाता है तो लास्ट स्टैंड कहते हैं इसको, क्योंकि अब तो कोई बचा ही नहीं कुछ करने को, तो अब ब्रेन अपना पूरा शक्ति लगा देगा। जब बीपी अगर 30 से कम हो गया तो वो क्या करेगा, आर्टेरियल बीपी जब वो सेंस कर लेगा वो 20 से कम हो गया, फिर 30 पूरा जो मीन वाला है वो 30 से कम हो चुका है, तो अब वो देखेगा कि ब्लड फ्लो टू द बीएमसी कम हो गया, ठीक है, वेजोमोटर सेंटर में कम हो चुका है। तो अब वो पूरा का पूरा जो CO2 जो एक्यूमुलेट हुआ है बीएमसी में, वो वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया को बहुत पावरफुली कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और इतना ज्यादा पावरफुली कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बीपी बहुत ज्यादा शूट अप कर जाएगा। तो फिर फाइनली हम लोग पढ़ते हैं कुशिंग रिएक्शन। कुशिंग रिएक्शन में क्या होता है, कुशिंग रिएक्शन एक वेरिएंट होता है सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस का ही, ठीक है। जब इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ जाता है तब जाके हम कुशिंग रिएक्शन एक्टिवेट होता है। जब इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ जाता है, जब सेरेब्रल आर्टरी का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, फिर सीएनएस इस्केमिया होता है, फिर से फाइनली सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस एक्टिवेट हो जाता है। हमें जानना ये है कि जब कुशिंग रिएक्शन जो होता है ना वो बीपी को बढ़ाता है और हार्ट रेट को भी बढ़ाता है। ये कुशिंग रिएक्शन में यही चीजें याद रखनी पड़ेगी। फिर फाइनली हम लोग ये चीजें देख लेते हैं कि कुछ बेरोरिसेप्टर मैकेनिज्म में रेंज ऑफ बेरोरिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो रेंज ऑफ बेरोरिसेप्टर्स क्या होता है, अच्छा क्रेनियल नंबर 9 और 10 को कहते हैं बफर नर्व, क्योंकि ये बहुत क्विकली सेंस करते हैं कि बीपी बढ़ रही है कि घट रही है, इसलिए इसको बफर नर्व कहते हैं। ये बहुत ही आराम से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। बफर का काम ही क्या होता है, कम होता है तो ज्यादा करो, ज्यादा होता है तो कम कर दो, ठीक है। फिर आता है रेंज ऑफ बेरोरिसेप्टर्स, ठीक है। बोरॉन में देके रखा हुआ है क्योंकि कैरोटिड जो रिसेप्टर्स होते हैं और जो एओर्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, कैरोटिड रिसेप्टर्स तुम्हारे 60 to 180 तक जाते हैं, ठीक है। वो मीन बीपी जो 60 to मीन बीपी 60 के बाद मीन बीपी का बात हो रहा है, ये तुम्हारा सिस्टोलिक या डायस्टोलिक की बात नहीं हो रहा। तो मीन बीपी होता है ना डीबीपी पल्स प्रेशर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, प्लस डीबीपी, ये डीबीपी प्लस पल्स प्रेशर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 93 या फिर 100 का अराउंड आएगा। तो वो जो मीन प्रेशर होता है, मीन बीपी होता है, उसी को ही तुम कैलकुलेट करते हो। कैरोटिड का रेंज 60 to 180 तक उसको सेंस करता है और आउटिक का जो रेंज होता है वो 30 mm हायर देन द कैरोटिड होता है। क्यों? क्योंकि आउटा जो है थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। तो यानी कि वो 60 to 180 जा रहा है तो ये जाएगा 90 to 210, ठीक है, आउटा तक जाएगा, ठीक है। ये अलग ना, कैरोटिड जो वाले जो होते हैं वो लेस अडेप्टिव होते हैं, ठीक है। आउटिक वाले थोड़े से मोटे हैं, वो थोड़े से ज्यादा एडेप्टिव है, ठीक है। जो कैरोटिड होता है लेस एडेप्टिव है, नहीं तो ब्रेन में बीपी फ्लक्चुएट करेगा ना, ठीक है। कैरोटिड रिसेप्टर्स वाले जो बीपी है वो ब्रेन पर फ्लक्चुएट होने लग जाता है, इसलिए थोड़े से लेस एडेप्टिव होते हैं ये लोग, ठीक है। बस यही है जो कि तुम्हारा बोरन में मेंशन था। इसके साथ ही हमारा रेगुलेशन ऑफ बीपी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इंटरमीडिएट टर्म विद सम लाइफ लेसन्स ऑन हाउ टू मेक नोट्स, ये चीजें कंप्लीट हो जाती है। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो देखो यार, प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही दो।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, बहुत ही काम का चीज है यार, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों को बनाने में, एक्चुअली मेहनत लगती है। ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थैंक यू।